Hey guys, this is me प्रेरणा सिंह एंड वेलकम टू प्रेरणा एजुकेशन। हमारा चल रही है इंडियन पॉलिटी पार्ट 5। लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था प्रेसिडेंट किस तरह से अपॉइंट होता है, वोटिंग प्रोसेस, कौन कौन प्रेसिडेंट के लिए वोट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। अगर राष्ट्रपति की शक्तियों की बात करें तो राष्ट्रपति को कार्यकारी शक्ति प्राप्त है, विधायी शक्ति, राजनीतिक शक्ति, नंबर 4 सैनिक शक्तियाँ, सैनिक शक्ति, नंबर 5 न्यायिक शक्ति, नंबर 6 वित्तीय शक्ति, नंबर 7 आपातकालीन शक्ति। ये इतनी सारी शक्तियाँ जो कि राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति, राजनीतिक शक्ति, सैन्य शक्ति, न्यायिक शक्ति, वित्तीय शक्ति और आपातकालीन शक्ति। तो अब जानते हैं डिटेल में ये जितनी भी शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्राप्त हैं, इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति के द्वारा कैसे किया जाता है। नंबर 1 कार्यकारी शक्ति। कार्यकारी शक्ति जो कि संविधान के आर्टिकल 73 में दिया गया है। संविधान का अनुच्छेद 73 कार्यकारी शक्ति प्रदान करता है राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 74 जो राष्ट्रपति को शक्ति देता है मंत्रिपरिषद के गठन के लिए। आर्टिकल 74 के तहत मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है और इसी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा ही अन्य मंत्रिपरिषद के जो लोग होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है। लेकिन उसके लिए सलाह कौन देता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति किसको प्रधानमंत्री चुनता है? जो लोकसभा में जिस भी पार्टी बहुमत से जीती होती है, तो बहुमत से जीते हुए पार्टी का जो नेता होगा उसको प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। यानी कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त जो दल है उसका नेता राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर जो मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्य हैं उनकी नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य जो सदस्य हैं उनको बर्खास्त भी कर सकता है। तो राष्ट्रपति उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो बहुमत प्राप्त जो भी पार्टी होती है उसका नेता। अगर किसी भी पार्टी को अगर कोई भी पार्टी मेजॉरिटी में ना जीते तो राष्ट्रपति को ये अधिकार होता है कि वो जिस व्यक्ति को तो राष्ट्रपति अपनी स्वेच्छा से जो उसे लगता है कि हाँ वो लोकसभा में बहुमत प्राप्त कर सकता है उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। लेकिन संविधान में इससे संबंधित कोई उपबंध नहीं है। यहाँ पर यानी कि अभी ये डिपेंड करता है राष्ट्रपति पर। इसी पावर का यूज़ करते हुए 1979 में चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। इसी तरह 1989 में वीपी सिंह को,
1991 PV नरसिम्हा राव, एंड 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। तो इस पावर का राष्ट्रपति द्वारा कई बार यूज़ किया गया है। तो ये है राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति, यानी कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का गठन करेगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जो भी लोकसभा में बहुमत प्राप्त जो पार्टी होती है उसका नेता, जो पार्टी जिसे भी अपना नेता चुनती है उसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। फिर प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर जो अन्य सदस्य होते हैं वो भी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। प्रधानमंत्री नियुक्त होगा वो संसद का सदस्य होना चाहिए, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा का। अगर ऐसा नहीं है कि वो जो प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है वो संसद का सदस्य नहीं है, तो उसे 6 माह के अंदर नियुक्त होने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर उसे संसद की सदस्यता प्राप्त करनी होगी। अपॉइंटमेंट की शक्ति भी राष्ट्रपति को प्राप्त है। नियुक्ति संबंधित शक्ति, जो भी इम्पोर्टेंट पद हैं जैसे कि यूपीएससी चेयरमैन हो गए, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज हो गए और राज्य के राज्यपाल हो गए, कैग, जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी और कैग के सदस्य। तो जितनी भी इम्पोर्टेंट पोस्ट है इनकी जो अपॉइंटमेंट है, जो नियुक्ति है, वो किसके द्वारा की जाती है? प्रेसिडेंट के द्वारा। इसके अलावा जो अल्पसंख्यक आयोग हैं, जो महिला आयोग है, उनके अध्यक्ष की भी नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट। तो नियुक्ति संबंधी शक्ति भी किसको प्राप्त है? प्रेसिडेंट को। आयोग का गठन, जरूरत होने पर राष्ट्रपति को ये भी पावर है कि वो आयोग का गठन कर सकता है। जैसे सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं उनकी देखरेख के लिए आयोग का गठन करना, उनके रिपोर्ट देने के लिए। अनुसूचित जाति, जनजाति, अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र, अनुसूचित जाति जनजाति के प्रशासन की संबंधित रिपोर्ट देने के लिए या उनके प्रशासन की व्यवस्था करने के लिए आयोग का गठन। तो इस तरह से राष्ट्रपति को आयोग के गठन करने की भी पावर संविधान द्वारा प्रदान की गई है। तो इस तरह से राष्ट्रपति को आयोगों का गठन करने की पावर भी हमारे संविधान द्वारा दी है। राष्ट्रपति की राजनैतिक शक्तियाँ। तो राष्ट्रपति की राजनीतिक शक्तियाँ क्या होती हैं? भाई जितने भी काम होते हैं जो भारत के विदेशों के साथ में संबंध होते हैं, वो जितने भी संबंध स्थापित किए जाते हैं वो राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। जो अदर कंट्री के साथ में भारत के रिलेशन है वो किसके नाम पर स्थापित किए जाते हैं? राष्ट्रपति के नाम पर। अगर भारत किसी अन्य देश के साथ में कोई समझौता करता है तो वो किसके नाम पर किया जाएगा? राष्ट्रपति के नाम पर। अगर भारत अन्य देश में अपना राजदूत भेजता है तो उसकी नियुक्ति
उसको नियुक्त भी कौन करता है? राष्ट्रपति, यानी कि वो राष्ट्रपति के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है। उसी तरह से अगर भारत में विदेश से जो राजदूत आते हैं उनका स्वागत भी कौन करता है? राष्ट्रपति। यानी कि भारत के जो विदेशी संबंध हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा ही किए जाते हैं और राष्ट्रपति अपनी पावर का प्रयोग करता है वो मंत्रिमंडल की सलाह से करता है, लेकिन होते किसके नाम पे हैं? राष्ट्रपति के नाम पर। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियाँ क्या होती हैं? राष्ट्रपति संसद का एक भाग है। संसद के कितने भाग हैं? 3 भाग। आर्टिकल 108 के अंडर संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। इसको बोलते हैं जॉइंट सिटिंग और इसको बुलाने की पावर किसके पास है? राष्ट्रपति के पास, अंडर द आर्टिकल 108। संसद की संयुक्त बैठक यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को बुलाने की जो पावर है वो है राष्ट्रपति के पास में। सेकंड, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को नॉमिनेट करता है यानी कि मनोनीत करता है। संसद का निचला सदन होता है लोकसभा और उच्च सदन होता है राज्यसभा। जब संसद को कोई कानून बनाना होता है तो एक विधेयक पारित करना होता है, वो लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी। कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बनेगा जब तक कि वो दोनों सदनों से पास होकर पारित होकर राष्ट्रपति उस पर अपने हस्ताक्षर नहीं कर देता। राष्ट्रपति या तो उस पर हस्ताक्षर कर देगा या फिर पुनः विचार के लिए संसद में भेज देगा। यहाँ पर या तो लोकसभा उसमें कुछ अमेंडमेंट करेगी, कुछ संशोधन करेगी, या फिर बिना संशोधन करे अगर संसद वापस दोबारा उसे राष्ट्रपति के पास में भेजती है तो राष्ट्रपति इस बात के लिए बाध्य होगा कि उसे उस पर अपनी अनुमति देनी ही होगी। अगर कोई भी विधेयक दोबारा राष्ट्रपति के पास में पहुंचा है संसद से पारित होकर, तो यहाँ पर राष्ट्रपति बाध्य है कि उसे अपनी अनुमति उस विधेयक पर देनी है। ऐसे भी होते हैं जिन्हें लाने से पहले ही, संसद में लाने से पहले ही राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है। धन विधेयक संसद में लाने से पहले ही राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होती है। नंबर सेकंड, अगर आप किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करते हो या उसकी सीमा में परिवर्तन करते हो तो भी उस विधेयक को लाने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है। सेकंड, कोई भी ऐसा विधेयक जिसमें भारत की जो संचित निधि है, संचित निधि से व्यय हो रहा हो, यानी कि संचित निधि से भारत की संचित निधि से खर्च हो रहा हो, उसके लिए भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। तो उसके लिए भी पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी। 4, कोई भूमि अधिग्रहण से संबंधित विधेयक हो। भूमि अधिग्रहण का अर्थ है किसी बाह्य क्षेत्र को भारत की सीमा में मिलाना, और ये दिया है हमारे संविधान के आर्टिकल 2 में। संविधान के पार्ट 1 और आर्टिकल 2 के अंतर्गत संविधान ने भारत को ये पावर दी है कि भारत चाहे तो किसी बाह्य क्षेत्र को भारत में शामिल कर सकता है, बाहर की भूमि को, और
लेकिन संविधान में भारत के किसी क्षेत्र को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है, लेकिन हम बाहर के क्षेत्र को एक्वायर कर सकते हैं अंडर द आर्टिकल 2। ऐसा कोई विधेयक जो व्यापार की स्वतंत्रता पर रोक लगा रहा हो, तो उससे संबंध में भी अगर कोई आप विधेयक ला रहे हो तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए। यानी कि धन विधेयक के लिए आप किसी राज्य की सीमा, उसके नाम, उसके क्षेत्र में परिवर्तन कर रहे हो, या फिर ऐसा विधेयक जिसके लिए भारत की जो संचित निधि है उसके लिए वहाँ से खर्च जा रहा हो, या बाहर की भूमि को आप एक्वायर कर रहे हो, ऐसा विधेयक जो राज्यों के बीच में जो व्यापार की स्वतंत्रता है उस पर रोक लगा रहा हो। तो नॉर्मली जो विधेयक होते हैं पहले वो लोकसभा, राज्यसभा से पारित होते हैं, फिर राष्ट्रपति के पास जाते हैं। लेकिन इन विषयों से संबंधित जो विधेयक होंगे उन्हें पहले ही राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी। जिस तरह जो स्थिति संसद में राष्ट्रपति की होती है वही राज्य विधानमंडल में राज्यपाल की होती है। अगर राज्य विधानमंडल ऐसा कोई विधेयक लेके आता है जो हाई कोर्ट के क्षेत्र को प्रभावित करता हो, देश में राज्यपाल उस पर अपनी अनुमति ना देकर उस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए, तो राज्यपाल उस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए भेज देता है। इसी तरह अगर कोई राज्य जो राज्यों के बीच में व्यापार संबंध होता है, एक राज्य अगर दूसरे राज्य पर व्यापार के लिए कोई प्रतिबंध संबंधित विधेयक लाता है तो भी को राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेज दिया जाएगा। अगर किसी तरह से वित्तीय आपातकाल की स्थिति बनती है तो उस कंडीशन में अगर राष्ट्रपति चाहे तो ये राज्य विधानमंडल को आदेश दे सकता है कि जितने भी धन विधेयक होंगे उन्हें लाने से पहले प्रेसिडेंट की अनुमति लेना आवश्यक है। राज्य विधानमंडल कोई संपत्ति प्राप्त करने के लिए विधेयक लाता है तो उसे भी राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेज दिया जाएगा। ये सारी पावर होती है राष्ट्रपति की विधेयक संबंधी। इसके अलावा राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने से संबंधित भी पावर होती हैं। राष्ट्रपति की और शक्तियों के बारे में बात करें तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जो कि आर्टिकल 123 के अंडर आती है। जब संसद का सदन नहीं चल रहा होता है, लोकसभा या राज्यसभा या फिर दोनों में से कोई एक सदन उपस्थित ना हो, तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। और ये जो अध्यादेश है वो 6 माह यानी कि 6 महीने तक लागू रहता है। अगर संसद की बैठक होती है और उस बैठक के 6 महीने के अंदर इस अध्यादेश को दोनों सदनों में पारित करके राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेज दिया जाए तो ये जो अध्यादेश है वो अधिनियम बन जाता है। लेकिन अगर पहली बैठक से लेकर 6 महीने के अंदर विधेयक नहीं लाया जाता है तो 6 महीने बाद ये अध्यादेश खत्म हो जाता है। नेक्स्ट, संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति। संयुक्त बैठक को बुलाता है राष्ट्रपति आर्टिकल 108 के अंदर, जिसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का स्पीकर या अध्यक्ष। संविधान में राष्ट्रपति को वीटो पावर दी गई है। वीटो पावर, ये 3 प्रकार की वीटो पावर हैं। पहली है पूर्ण वीटो। पूर्ण वीटो क्या है? जब कोई भी विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में लाया जाता है तो वो अधिनियम बनता है जब राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति दे देता है, तभी वो अधिनियम बनता है। और यदि राष्ट्रपति उस पर अनुमति ना दे तो इसको बोला जाता है पूर्ण वीटो। सेकंड, निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो, जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के लिए
पास अनुमति के लिए भेजा जाता है और राष्ट्रपति उसे संसद में वापस भेज दे। एक बार फिर से विचार करने के लिए, उस पर पुनः विचार के लिए वापस भेज दे, तो इसको बोलते हैं निलंबनकारी वीटो। अगर संसद उस विधेयक को फिर से राष्ट्रपति के पास भेजता है तो इस बार राष्ट्रपति इसके लिए बाध्य है कि उसे अपनी अनुमति देनी ही होगी। यानी निलंबनकारी वीटो जब विधेयक को राष्ट्रपति संसद में पुनर्विचार के लिए भेजता है। थर्ड है जेबी वीटो। जेबी वीटो जब ना तो राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए भेजे और ना ही उस पर अपनी कोई भी अनुमति दे, उसे ऐसे ही अपने पास में रख ले, तो उसको बोलते हैं जेबी वीटो। अनुच्छेद 124 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट करता है अंडर द आर्टिकल 124। राष्ट्रपति के पास में क्षमादान की शक्ति भी है। क्षमादान यानी कि किसी को किसी मामले के लिए अगर दंड दिया है तो या तो राष्ट्रपति उसकी सज़ा को कम कर सकता है और मृत्युदंड के मामले में राष्ट्रपति को शक्ति है कि वो उसकी मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है या उसे अन्य दंड में परिवर्तित कर सकता है, चेंज कर सकता है, या उसके दंड को कम कर सकता है। तो ये क्षमादान की शक्ति किसके पास में है? राष्ट्रपति के पास में अंडर द आर्टिकल 72। राष्ट्रपति के पास में आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति है। राष्ट्रीय आपातकाल जो कि अनुच्छेद 352 के तहत आता है। राज्य आपातकाल जब राज्यों में जो संवैधानिक तंत्र है वो काम नहीं करता है या संविधान के अकॉर्डिंग काम नहीं होता है, तब राज्यों में किसी विशेष क्षेत्र में भारत के में आपातकाल लगा दिया जाता है, जिसे बोला जाता है राज्य आपातकाल, जो कि अनुच्छेद 356 के तहत आता है। और वित्तीय आपातकाल जो कि अनुच्छेद 360 के अंदर आता है। अभी तक भारत में कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। अनुच्छेद 143 के अंडर चाहे तो किसी भी विषय पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से सलाह ले सकता है, लेकिन ये सलाह इसके लिए बाध्यकारी नहीं है। चाहे तो उसे मान भी सकता है और ना भी मान सकता है। आर्टिकल 143 के अंदर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से किसी भी विषय पर उसकी सलाह ले सकता है।